बस मुझे ये बता दो कि हार कहाँ रखा है। मैंने वो हार राज दरबार के अंदर पश्चिम वाली दीवार पर लटके हुए लाल रंग के झोले में छुपा कर रखा है। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम निश्चिंत होकर सो जाओ। ये कहकर तुकाराम भी अपने कमरे में जाकर सो गया। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में तुकाराम नाम का एक आदमी रहता था। वैसे तो वो एक आम आदमी था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ देती थी। पर कब तक, आइए देखते हैं। क्या कमाल की चाय है चाचा। गर्मा गर्म चाय का मजा ही कुछ और है। वाह, गर्मा गर्म चाय का मजा ही कुछ और है। अरे भाई, आज क्या बात है? मेरी चाय की इतनी तारीफ क्यों? अरे चाचा, क्या बताऊं, कल सुबह ससुराल जाना है और भगवान जाने कब वापस आना होगा। बस तुम्हारी चाय की बहुत याद आएगी, तो सोचा आखिरी बार एक चुस्की मार ही लेता हूं। अरे भाई, तुम्हारे ससुराल में चाय नहीं मिलती क्या? नहीं तुकाराम, अगर मैंने इससे बहस शुरू कर दी ना तो मेरा ही समय बर्बाद होगा। वैसे भी इस गरीब से कौन मुंह लगाएगा? हाँ, क्या हुआ भाई साहब, किस सोच में डूब गए? अरे नहीं नहीं कुछ नहीं, बस मुझे अब निकलना चाहिए, घर पे काफी काम है। इसको तो मैं देख लूंगा, बेटा बच के रहियो मुझसे। अगला दिन जब सुबह होती है तो तुकाराम अपनी ससुराल के लिए निकल पड़ता है। आज तो किस्मत फिर से कुछ कमाल करेगी। तुकाराम थोड़ा रुककर ऊपर देखता है और बोलता है, अरे यार, ये क्या हो गया अचानक से? अभी सब ठीक चल रहा था और अब ये बारिश बिल्कुल बिन बुलाया मेहमान की तरह आ टपकी। किसी तरह वो अपने ससुराल के गांव में पहुंच गया। घर के सामने से निकलते हुए अंदर से आवाज आती है, अरे पहला पकौड़ा ही टेढ़ा हो गया। लगता है आज कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। खिड़की के किनारे से गुजरते हुए तुकाराम ने ये बात सुन ली और फिर गहरी सोच में पड़ गया। लगता है सासू माँ मेरे लिए पकौड़े बना रही हैं। वैसे भी काफी भूख लग रही है, चलो चलते हैं। जैसे ही तुकाराम घर के अंदर पहुंचा, सब लोग उसे देखकर खुशी से झूम उठे और बोले, अरे दामाद जी, आप आ गए। हमें लगा अभी थोड़ी और देर लगेगी। आइए आइए, बैठिए। अरे दामाद जी, आप कब आए? हमें तो बिल्कुल पता ही नहीं चला। जब आपका पहला पकोड़ा टेढ़ा हो गया था तभी मैं आ गया। अरे दामाद जी तो बड़े जानकार हैं। इनको कैसे पता चला कि मैं पकौड़े बना रही हूँ, और वो भी पहला पकौड़ा टेढ़ा हो गया? लीजिए और खा के बताइए कैसे बने हैं। अरे सासू माँ, ये तो कमाल कर दिया आपने। आपको तो दुकान खोल लेनी चाहिए। क्या खिला दिया आपने, वाह, मजा आ गया। अरे दामाद जी, आप भी ना। चलिए हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। अरे मंचूरियन राइस, ये तो मेरा मनपसंद भोजन है। पर ऐसा खाना आप सब रोज खाते हो या मेरे आने की खुशी में ये सिर्फ? बेटा वो क्या है कि ऐसा खाना तो हम रोज रोज खा नहीं सकते, महंगाई ही इतनी है। लेकिन किस्मत का खेल देखो कि राजा ने हमें अपना खेत दे रखा है ताकि मैं उन्हें अच्छी फसल निकाल कर दूं।
और उन्होंने इसके बदले मुझे अपना 200 गज का खेत मुफ्त में दे दिया। तो बस ये खाना उसी खेत का फल है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। एक आपके गांव के राजा इतने बड़े दानी हैं और वहां हमारे गांव के राजा इतने ही कंजूस है। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। वैसे एक बात पूछूं सासू माँ? हाँ, पूछो पूछो। मैं कब से खिड़की के बाहर देख रहा हूं और वहां वो पानी की टंकी, ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे वहां बहुत दिन से कोई सफाई नहीं हुई। पहले तो ऐसा नहीं था। बड़ा डरावना सा लग रहा है। बेटा, ये तो अपने ससुर जी से पूछो। जब भी कोई उस पानी की टंकी के बारे में बात करता तो मेरे अंदर डर सा बैठ जाता है। मैं बताता हूँ, रात में वहां से कोई जाता नहीं, क्योंकि अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी लाश उस टंकी में मिलती है। मगर मेरे हिसाब से तो वो एक ही रास्ता है जंगल की ओर जाने का। हाँ, और दूसरा रास्ता भी है, लेकिन वो लंबा पड़ जाता है और इस उम्र में मेरे से इतना दूर चला नहीं जाता। मैं तो अक्सर इसी टंकी वाले रास्ते खेत की ओर जाता हूँ। मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं अभी तक। ओह अच्छा, मैं समझ गया। तभी राजा ने आपको वो 200 गज का खेत मुफ्त में ऐसे ही नहीं दे दिया। उन्हें पता था ये जगह और ये जंगल श्रापित है, वरना वो आपको इस खेत से काम करने के लिए क्यों कहते? अब जो भी हो बेटा, इस बुढ़ापे में बस एक ही सहारा है, वो खेत। मेरा खाना तो हो गया, अब मैं चलता हूँ। पर कहाँ पे, वो भी इतनी रात को? अरे दामाद जी, एक दिन का काम थोड़ी है। मैं तो रोज खेत की रखवाली के लिए जाता हूँ टीबुल पे। नहीं ससुर जी, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। आप यहीं आराम करो, मैं जाता हूँ आज। आज मुझे सच में गर्व हो रहा है। मैंने तुम्हें अपना दामाद बना के बहुत अच्छा काम किया है और मुझे भी थकान सी रहती है। 1-2 दिन यहीं आराम करूंगा तो सही हो जाऊंगा। दामाद जी, आराम से जाइएगा। जी सासू माँ। तुकाराम टॉर्च लेकर घर से निकल पड़ा। अरे ये कब्रिस्तान तो यहाँ नहीं था उस समय, और वो भी रास्ते के बीचों बीच। ये तो मैंने पहली बार देखा है। ये क्या था? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। यहाँ रुकना सही नहीं है, मुझे चलते रहना चाहिए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। चलते चलते वो जंगल के एकदम बीचों बीच पहुंच गया और सोच में पड़ गया। खुद के पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लेता हूँ। अरे क्या जरूरत थी मुझे ससुर जी के सामने महान बनने की। आज तो मैं निश्चित रूप से गया। हे भगवान, बस कल का सूरज दिखा देना। आज के बाद मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। थोड़े से सफर के बाद तुकाराम आखिर टिबुल पर पहुंच ही गया। जगह ऐसी थी कि यहाँ सालों से सफाई ना हुई हो। इससे अच्छा तो मैं किसी खंडहर में ही चला जाता, बल्कि वहां पे मैं सुकून से तो सो पाता। कोई बात नहीं, अब आ ही गया हूं तो खेत का एक चक्कर लगा लेता हूं और फिर सो जाऊंगा। दूसरे दिन सुबह तुकाराम हल्के होने के लिए खेत की तरफ गया। हल्का होते होते उसकी नजर अचानक दूर पड़ी, जैसे कोई अजीब सा साया खेत में खड़ा हो। अंधेरा इतना था कि उसे कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अरे ये तो एक गधा है जो घास चर रहा है। मैं तो बेकार में डर गया था। सोचा इतनी भोर में कौन है जो इतनी देर से एक ही जगह खड़ा है। छोड़ो, मुझे क्या, कोई भी हो, मेरा तो काम हो गया। अब चलता हूँ। तुकाराम हल्का होकर आराम से घर की तरफ चल दिया, लेकिन जैसे ही घर पहुंचा उसने देखा कि हरिया परेशान खड़ा है। वो सबको बता रहा था, मेरा गधा पता नहीं कहाँ खो गया है। अरे मैंने बहुत ढूंढा पर मेरा गधा कहीं नहीं मिला।
सुशीला बहन, आप अपने दामाद से पूछिए ना, मेरा गधा कहाँ खो गया है। मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। टुक्काराम घर के बाहर चारपाई पर बैठ गया और शांत अंदाज में हरिया से पूछने लगा, क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? अरे दामाद जी, क्या बताऊं, मेरा गधा खो गया है, पता नहीं किस हालत में होगा। आप तो बड़े जानकार हैं, आपको कुछ पता नहीं चला क्या? पहले ये बताओ कि तुम्हारा गधा दिखता कैसा था और कब खोया। थोड़ी जानकारी दोगे तभी मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। हाँ दामाद जी, वो थोड़ा अजीब सा है। एक जगह पर चुपचाप खड़ा रहता है, बिल्कुल साया जैसा। रंग भी हल्का काला है और सुबह 2 बजे चढ़ते चढ़ते पता नहीं कहाँ निकल गया। अरे ऐसा गधा तो मैंने कहीं देखा नहीं। अरे हाँ, आज सुबह 3 बजे बिल्कुल ऐसा ही गधा देखा था। अरे ओ टुक्काराम, लोहा गर्म है, मार दे हथौड़ा। मुझे पता है आपका गधा कहाँ है। वो आपको बनवारी लाल के खेत में चरता हुआ मिल जाएगा। हरिया जैसे ही बनवारी लाल के खेत पहुंचा, उसने अपना गधा आराम से घास चरता हुआ देखा। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो मन ही मन सोचने लगा, सुशीला का दामाद तो सच में बड़ा जानकार है। फिर क्या था, ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। हर कोई कहने लगा कि सुशीला का दामाद कोई आम आदमी नहीं बल्कि बड़ा ही जानकार है। और देखते ही देखते ये खबर राज दरबार तक पहुंच गई। एक दिन की बात है कि राज दरबार में महारानी का 9 लखा हार खो गया और ये बात पूरे दरबार में फैल गई। महारानी ने खाना पानी त्याग दिया और राजा से बोली, महाराज, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। अगर मेरा हार नहीं मिला ना, तो मैं खाना तो दूर, पानी की एक बूंद भी नहीं पीऊंगी। अरे नहीं नहीं, हम आपको इस हालत में नहीं देख सकते। हम कुछ उपाय करते हैं। दूसरे दिन राज दरबार लगा। राजा के सामने सभी ने अपनी अपनी बातें कहीं। सबकी बातें सुनने के बाद राजमंत्री जी ने बताया कि राजा साहब, मैंने सुना है कि धर्मपुर गांव में एक सुशीला नाम की औरत रहती है। उसका दामाद बहुत ही जानकार है और वो कुछ दिनों से उन्हीं के घर पर है। राजा का आदेश मिलते ही कुछ सैनिक तुरंत धर्मपुर गांव के लिए निकल पड़े। काफी लंबी यात्रा के बाद आखिरकार वो धर्मपुर गांव पहुंच गए। गांव के लोग उन्हें देखकर घबरा गए और चुपचाप अपने घरों के अंदर छुपने लगे। सैनिक सीधे सुशीला के घर के दरवाजे पर जा पहुंचे, जोर जोर से दरवाजा खटखटाया और बुलंद आवाज में बोले, सुशीला, सुशीला, कोई है? राजा साहब का आदेश है, अगर कोई अंदर है तो कृपया उत्तर दे। अरे अरे, कौन है? आती हूँ, रुको जरा। सुशीला और तुकाराम दरवाजे पर जैसे ही पहुंचे तो देखा राज दरबार से 2 सैनिक आवाज लगा रहे हैं। क्या सुशीला नाम की औरत यहीं रहती है? हाँ, मेरा ही नाम है सुशीला। पर क्या हुआ? अगर आप सुशीला हैं तो ये जरूर आपके दामाद होंगे। हाँ, मैं ही इनका दामाद हूँ, लेकिन आपको कैसे पता चला मैं इनका दामाद हूँ? देखिए, ये समय बातों में बर्बाद करने का नहीं है। राजा ने हमें आदेश दिया है कि आपके दामाद तुकाराम को राज दरबार में पेश किया जाए, इसलिए इनको हमारे साथ चलना होगा। दामाद जी, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये क्या हो रहा है। लेकिन अभी राजा साहब ने आपको बुलाया है तो आपको जाना ही पड़ेगा। उन्होंने हमारी बहुत मदद की है। देखिए, चिंता की कोई बात नहीं है। हमारे महारानी का 9 लखा हार चोरी हो गया है और हमने आपके दामाद के बहुत किस्से सुने हैं राज दरबार में कि आपके दामाद बहुत जानकार है। इसलिए राजा साहब का हुक्म है कि तुकाराम को राज दरबार में पेश किया जाए। ओ तेरी, आज तो मैं पक्का गया। मेरी ही समझदारी एक दिन मुझे मरवाएगी। मैं इनको कैसे बताऊं कि मैं कोई समझदार नहीं हूं। किस सोच में पड़ गए अब? हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। ठीक है, चलो। सैनिक तुकाराम को लेकर राज दरबार में पहुंचे। सभा लगाई गई और तुकाराम को भी बीच सभा में खड़ा कर दिया गया। राजा साहब, आपके बोलने पर तुकाराम को राज दरबार में पेश कर दिया गया है। आपके मन में जो भी प्रश्न है आप पूछ सकते हैं।
आज तो मुझे भगवान भी नहीं बचा सकते, जिस हालात में हूं मैं आज। ओह, तो आप हैं तुकाराम। आपके बहुत से किस्से सुने हैं हमने और हमारे मंत्रियों ने। हाँ हाँ, जरूर। क्या मैं सच बता दूं इनको? अगर ऐसा किया तो मैं वैसे भी नहीं बचने वाला। अरे तुकाराम किस सोच में पड़ गए? हाँ, जी राजा साहब। किस विचार में खो गए? नहीं, बस ऐसी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, हमारी रानी का 9 लखा हार चोरी हो गया है और आपके पास वो दैविक शक्तियां हैं जिससे आप कुछ भी पता लगा लेते हैं। अब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हैं। इससे पहले हमने बहुत कोशिश की, ज्योतिष, ओझा सभी को बुलाया, परंतु किसी से कुछ न हो सका। अब आप ही कुछ कीजिए, अपनी दैविक शक्तियों का इस्तेमाल कीजिए, या कुछ भी करके हमें हमारी रानी का हार वापस चाहिए। आपके पास पूरे 24 घंटे हैं। अगर हार का पता ना लगा तो आपको फांसी की सजा सुना दी जाएगी, और अगर हार मिल गया तो आपको राज दरबार में राजमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाएगा। बस 24 घंटे, उसके बाद फैसला हो जाएगा। रात सभा समाप्त हुई और सब अपने अपने काम पर चले गए और तुकाराम को शाही दरबार में कर्मचारियों के कमरे में रखा गया। अब मैं क्या करूं? फांसी पे लटकने से तो अच्छा है कि मैं राजमहल से कूदकर अपनी जान दे दूं। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, और इस हालत में तो मुझे नींद भी नहीं आ रही। अरे क्या हुआ भाई, सोने का कोई इरादा नहीं है क्या? या फिर पूरी रात जागरण करने का मन बना लिया है? आंसू हो गए खत्म, तो बच्चा कहां से रोए? बकरे की गर्दन पर हो छुरा तो बकरा कहां से सोए? मतलब कुछ नहीं, मैं थोड़ी देर बाहर टहल के आता हूं। बड़ा अजीब आदमी है वैसे। जो काम बड़े बड़े बाबा लोग नहीं कर पाए वो ये मूर्ख कैसे कर पाएगा? इसकी तो अभी से नींद उड़ी पड़ी है। तुकाराम के मन में बेचैनी सी हो रही थी, क्योंकि तुकाराम के पास कोई ऐसी दिव्य शक्ति नहीं थी जिससे वो रानी के हार के बारे में राजा से बताए। तुकाराम को नींद नहीं आने की वजह से वो बाहर टहल रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि अब कल मेरा क्या होगा। उधर जिस दासी ने हार चुराया था उसको भी नींद नहीं आ रही थी। उसको लग रहा था कि तुकाराम तो कल मेरा नाम राज दरबार में राजा के सामने बता देगा। अब मैं क्या करूं? ये सोचते हुए दासी भी बाहर टहल रही थी। रात के 2 बज गए और तुकाराम हल्की आवाज में बड़बड़ाते हुए कहा कि आओ सुकनीना, कल तो जान जानी ही है। ये बात दासी सुन गई और सोचने लगी कि अभी तो राज दरबार कल लगेगा और ये तो मेरा नाम आज ही ले रहा है। अब मैं क्या करूं? मैं तो पकड़ी जाऊंगी। दासी रोते हुए तुकाराम के पास गई और उसके पैर पर गिरकर रोने लगी और बोली कि तुकाराम, रानी का हार मैंने चुराया है। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं और मैं ही अपना परिवार चलाती हूँ। अगर तुम मेरा नाम बता दोगे तो मुझे फांसी की सजा हो जाएगी। मेरे परिवार का क्या होगा फिर? अरे ये क्या हो रहा है? ओ अच्छा, इसका नाम लगता है कि सुकनीना है। तभी मेरी उस बात पे इसे लगा कि मैं इसका नाम ले रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगा। बस मुझे ये बता दो कि हार कहाँ रखा है। मैंने वो हार राज दरबार के अंदर पश्चिम वाली दीवार पर लटके हुए लाल रंग के झोले में छुपा कर रखा है। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम निश्चिंत होकर सो जाओ। ये कहकर तुकाराम भी अपने कमरे में जाकर सो गया। राजा साहब, रानी का हार किसी ने चुराया नहीं है, बल्कि राज दरबार के अंदर पश्चिम वाली दीवार पर लटके हुए लाल रंग के झोले में रखा हुआ है। सैनिकों, जाकर हार लेकर आओ। कुछ देर बाद सैनिक अपने हाथ में महारानी का 9 लखा हार लेकर पहुंचे, तो ये देखकर राजा के खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। राजा साहब, ये हार हमें वहीं मिला जहां टुक्काराम ने बताया था। वाह वाह टुक्काराम, आज पहली बार मैं किसी से इतना प्रसन्न हुआ हूँ। मांगो जो मांगना है, और आज से मैं तुम्हें मंत्री घोषित करता हूँ। राजा साहब,
टुक्काराम नहीं, तुकाराम है मेरा नाम। तुकाराम को राज दरबार में नौकरी मिल गई और वो खुशी खुशी अपने परिवार के साथ जीवन बिताने लगा।